Namaste, very good afternoon everyone. Welcome again to my YouTube channel GK Law Classes. So in the previous video we have started with the Consumer Protection Act of 2019. So today we are here with part 2 of the Consumer Protection Act of 2019. I hope आपने part 1 देख ली हो already. जिसने चेकआउट भी की सबसे पहले जाके part 1 को चेकआउट कीजिए क्योंकि part 2 आगे इसका continuation है. तो आइए without wasting any time let's proceed with today's lecture and try to understand the Consumer Protection Council section 3 to 10. So in the previous video I have already told you about the difference between the 1986 and 2019 Act of the Consumer Protection Act. So Consumer Protection Council is again a new thing that has been introduced into 2019 Act, comprising of section 3 to 10. Now student, these councils are basically advisory in nature. Their main objective is to protect, promote the consumer interest only, right students? So it is established at central level, which is known as the Central Consumer Protection Council, at state level again, which is known as the State Consumer Protection Council, and at the district level, right, which is known as the District Consumer Protection Council. So let me tell you a little brief about these councils. So when we talk about this particular Central Consumer Protection Council, which is section number 3, right students? So when we talk about this Central Consumer Protection Council, it has been established by the central government, comprising of a chairman, which is the Consumer Affairs Minister in the Central Cabinet. So you need to tell me about the Consumer Protection Affairs. जो आपका Consumer Affairs Minister है वो इस टाइम पे प्रेजेंट कौन से हैं, आपको उसका नाम कमेंट सेक्शन में बताना है. इसके अलावा कुछ सर्टन अदर मेंबर्स होते हैं और इनको कम से कम साल में एक मीटिंग करनी होती है जिसके तहत वो डिसाइड करते हैं कि हम कंज्यूमर इंटरेस्ट को कैसे प्रोटेक्ट और प्रमोट कर सकते हैं एट द सेंट्रल लेवल. आगे चलेंगे द स्टेट कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल, विच इज एस्टैब्लिश्ड बाय द स्टेट गवर्नमेंट. इसमें स्टेट कंज्यूमर अफेयर मिनिस्टर जो है वो चेयरमैन होता है और सेंट्रल गवर्नमेंट मिनिमम 10 मेंबर्स को अपॉइंट करती है. इसके अलावा कुछ और भी मेंबर्स इस काउंसिल का हिस्सा होते हैं. मिनिमम 2 मीटिंग्स इनको साल के अंदर करनी ही होती है इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट व्हाट दी कंज्यूमर इंटरेस्ट इन देयर पर्टिकुलर स्टेट. अब चलेंगे हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर भी कंज्यूमर प्रोटेक्शन जो आपकी काउंसिल है, विच इज सेक्शन नंबर 8, डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर प्रोटेक्शन councils. So again district consumer protection council is also established by the state government, जिसमें district collector जो district का होता है he is the chairman और कुछ और members जो है particularly state government के द्वारा appoint किए जाते हैं. So student, this is all about the Consumer Protection Council. Now we proceed toward the Consumer Protection Authorities. तो मैंने जो important sections है वो आप लोगों को बता दिए हैं. तो क्या इनका नेचर है, क्या इनका ऑब्जेक्टिव है, ये भी बता दिए हैं. इससे ज्यादा में क्वेश्चंस हम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते व्हेन वी टॉक अबाउट यूजीसी नेट एग्जाम और द एग्जाम बैंक एग्जाम. तो एग्जाम बैंक डिस्क्रिप्टिव नेचर में है, बट आप पार्ट 1 और पार्ट 2 कोलैबोरेटिवली देखिए और प्रॉपर्ली अपने नोट्स जो है उन्हें क्रिएट कीजिए, उन्हें बताइए. जहां जहां मैं जो जो चीजें बोल रही हूँ आप उनको एज इट इज पेन डाउन कीजिए, आपका एक अच्छा आंसर जो है वो रेडी हो जाएगा. कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में नीचे मेंशन कर सकते हैं. अगर आपको पिछली वीडियो और आज की वीडियो पसंद है तो उसे लाइक और शेयर डेफिनेटली कीजिएगा. जिससे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए. आगे चलते हैं, अगला पार्ट देखते हैं कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटीज. ठीक है, ये भी एक नई चीज थी जो 2019 के एक्ट के नीचे आप लोगों के पास आई थी. इनका अगर नेचर देखें तो नेचर ऑफ द कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटीज इंक्वायरी कंडक्टर. ठीक है, इनका नेचर है इंक्वायरी कंडक्टर का. इनका मेन काम है इंक्वायरी कंडक्ट करना. सो इनटू द मैटर्स जहाँ पे अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस हो रही है, अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस हो रही है, वहां पे जाके इंक्वायरी कंडक्ट करते हैं, इन्वेस्टिगेट करते हैं. जब मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन या एडवर्टाइजमेंट मार्केट में बहुत सारी किसी भी प्रोडक्ट के रिगार्डिंग चल रही होती है तो इनके पास पावर होती है कि उस मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट के अगेंस्ट जिन्होंने वो एडवर्टाइजर जिन्होंने वो एडवर्टाइजमेंट मार्केट में दी है उनके ऊपर 10 लाख रुपीस तक का जुर्माना भी ये लोग लगा सकते हैं. सो इट इज एस्टैब्लिश्ड बाय central government, right? Under section number 15 they have their own investigation wing. ठीक है,
वो इन्वेस्टिगेशन विंग ऑन बिहाफ ऑफ अथॉरिटी इन्वेस्टिगेशन कंडक्ट कराती है और बताती है कहीं मिसलीडिंग प्रैक्टिसेस कंटिन्यू नहीं तो हो रहे। तो अब इसका हम समझने की कोशिश करते हैं द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस पर्टिकुलर अथॉरिटी। ये दोनों पॉइंट्स आप जो है लिख लीजिए, ये भी पॉइंट इंपॉर्टेंट है इसके अंदर। सो व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ द कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी? राइट, टू रेगुलेट matters of violation of consumer rights UTP unfair trade practices। प्लीज UTP आप अपने शॉर्ट नोट्स में लिख सकते हैं, एग्जाम में प्रॉपरली फुल फ्लेज अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस ही लिख के आइएगा। RTF भी लिख सकते हैं कि रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस है, फॉल्स मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट ETCs, फॉल्स मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट ETC। ये सुओ मोटो कॉग्निजेंस पे होता है, ये अपने आप उस मैटर को टेक अप करते हैं टू मेक श्योर कहीं मिसलीडिंग फॉल्स एडवर्टाइजमेंट्स या फिर अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस मार्केट के अंदर रन तो नहीं कहीं कर रही है। ये खुद देखते हैं और अगर कहीं पाते हैं फॉल्स मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट रनिंग इनटू द मार्केट तो वो उसके ऊपर 10 लाख रुपए तक का जुर्माना भी जो है वहां पे लगा देते हैं। सो बेसिकली दे इंक्वायर ऑन सुओ मोटो बेसिस। ठीक है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग अंडर सेक्शन नंबर 18, राइट। तो जितनी भी इंक्वायरी इन्वेस्टिगेशन जो होती है दे आर डन ऑन इट्स ओन मोशन और ईदर बाय कंप्लेंट बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट भी चल सकती है, बट मोस्टली सुओ मोटो कॉग्निजेंस ही इनके पास होता है। ठीक है, अगर उन लोगों को लगता है इन्वेस्टिगेशन करने के दौरान कि वो ठीक तरीके से इंक्वायरी नहीं कर पा रहे या वो जितनी उनके पास पावर टू गिव पनिशमेंट है वो सफिशिएंट नहीं है, इन दैट बेसिस वो सेंट्रल जो आपकी डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन है उनके पास भी केस फाइल कर सकते हैं। Now the question comes कि अब अगर कोई जो है he is aggrieved by the decision of this council, तो अपील अगेंस्ट देयर डिसीजन, अपील कहाँ पे फाइल होती है? ठीक है, so if anybody is aggrieved from the authorities decision or by the inquiry or investigation done by these authorities, so where they can file an appeal against these authorities, तो वो नेशनल डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन में जाती है, नेशनल डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन। तो अब इनके पास जाके सीधा जो है केस फाइल कर सकते हैं, कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं दैट वी आर अग्रीड बाय द डिसीजन ऑफ द कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी। ठीक है, अंडर सेक्शन 21 मैं कुछ सेक्शंस आपको साइमल्टेनियसली इसलिए बता रही हूँ ताकि जब आप अपना आंसर क्रिएट करें, जो आप डिस्क्रिप्टिव प्रिपेयर करें, तो आप लोग सेक्शन नंबर्स को स्पेसिफिकली मेंशन करें जिससे चांसेस ऑफ गेटिंग मोर नंबर जो है आपका इंक्रीज हो जाए। So under section 21 is for false, misleading advertisement. Penalty है 10 लाख रुपीस फाइन। ठीक है, 10 लाख रुपए तक का जुर्माना जो है वो लगा सकते हैं एडवर्टाइजर के ऊपर, ये इनके पास पावर रहती है। सो दिस वाज ऑल अबाउट दी कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी। स्टूडेंट्स, आई होप आपको वीडियो जो है आज की समझ में आ रही है। कोई डाउट है, आई अगेन रिक्वेस्ट आप जो है कमेंट सेक्शन में हमें मेंशन कर सकते हैं, हम जल्दी से जल्दी और सॉर्ट आउट डेफिनेटली करेंगे। अब चलते हैं काउंसिल्स हो गई, अथॉरिटी हो गई, कमीशन की ओर। सो अब बात करेंगे कंज्यूमर रिड्रेसल कमीशंस। ये 86 में भी थी, ये 2019 में भी है। कोई भी कंज्यूमर कंप्लेंट फाइल होती है, कंज्यूमर कंप्लेंट फाइल्ड इन वेयर द कंज्यूमर रिड्रेसल कमीशन। सो सबसे पहले हमें जानना होगा द टाइम लिमिट टू फाइल अ कंप्लेंट। टाइम लिमिट टू फाइल अ कंप्लेंट। अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये सभी के एग्जाम में भी पूछा गया था। ठीक है, ये यूजीसी के एग्जाम में पूछा जाता है। सो व्हाट इज द टाइम लिमिट टू फाइल फॉर अ कंप्लेंट इनटू अ रिड्रेसल कमीशन? इट इज 2 years फ्रॉम डेट ऑफ
कॉज ऑफ एक्शन। जिस दिन कॉज ऑफ एक्शन कंडक्ट हुआ है, जिस दिन कॉज ऑफ एक्शन कमिट हुआ है, उस दिन से लेकर 2 साल के अंदर अंदर आप जो है रिट्रेसल कमीशन के पास जो है अपनी कंप्लेंट जो है वो फाइल कर सकते हैं। दिस इज एन इम्पॉर्टेंट थिंग। इफ वी टॉक अबाउट द डिस्पोजल ऑफ केसेस, कितनी देर में उनको केस जो है कमीशन को डिस्पोज ऑफ करना है, ठीक है स्टूडेंट्स। सो अंडर सेक्शन नंबर 38, सो व्हाट इज द टाइम पीरियड फॉर डिस्पोजल? 3 months। अगर टेस्ट और एनालिसिस भी कराने हैं, ठीक है, टेस्ट और एनालिसिस कराए गए हैं कमीशन के द्वारा, तो उसकी रिपोर्ट आने के लिए थोड़ा टाइम लगता है, तो उसका टाइम पीरियड होता है 5 महीने के अंदर अंदर कमीशन को केस सॉल्व करना होगा। 3 months if the test or analysis has to be conducted within 5 months। तो जिस दिन कंप्लेंट फाइल हुई है, ये टाइम पीरियड है, इसके अंदर कमीशन को जो है डिसीजंस जो है वो आपने देने हैं। सो दिस इज एन इम्पॉर्टेंट थिंग टू बी कंसिडर्ड। अब हम बात करेंगे जुरिसडिक्शन की। फटाफट से चलते हैं और फटाफट से इस केस को हम कंप्लीट करते हैं। जुरिसडिक्शन ऑफ डिस्ट्रिक्ट डिस्प्यूट रिट्रेसल कमीशन, BRC डिस्प्यूट रिट्रेसल कमीशन, सेक्शन नंबर 34, राइट। कंप्लेंट्स टिल 1 crore rupees, 1 crore पूरा नहीं, टिल 1 crore rupees अपील जाएगी आपके पास स्टेट कमीशन को, राइट। ये चीज आप लोगों को खासी ध्यान रखनी है। सेक्शन नंबर 74 and 75 टॉक्स अबाउट द अटैच्ड मीडिएशन सेल। सो अगर वो कमीशन चाहे तो अपने पास जब उनके पास कंप्लेंट आएगी, वो डायरेक्ट सबसे पहले मीडिएशन सेल को भी भेज सकती है। अगर नहीं वहां बात बनती तो अपने पास जो है केस ले आते हैं। व्हाट इज द टाइम फ्रेम ऑफ फाइलिंग एन अपील? 30 days, ठीक है। कोरम वही रहेगा, प्रेसिडेंट और 2 मेंबर। स्टेट कमीशन, अगली जुरिसडिक्शन आ जाइए फटाफट से। स्टेट कमीशन जुरिसडिक्शन, स्टेट कमीशन 1 crore rupees till 10 crore rupees. This is the jurisdiction for the state commission. This has to be remembered all the time. प्रोडक्ट लाइबिलिटी वर्ड जो है, प्रोडक्ट लाइबिलिटी इज अंडर सेक्शन नंबर 83। बस आपको इसका सेक्शन नंबर याद रखना है। प्रोडक्ट लाइबिलिटी में यू डू नॉट हैव टू गो। अपील जाती है आपके पास नेशनल डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन। टाइम पीरियड है 45 days ऑफ फाइलिंग द अपील। जुरिसडिक्शन अगर हम देख लें, नेशनल कमीशन, तो फ्रॉम 10 crore rupees एंड अबव जो है, और कुछ ओरिजिनल केसेस भी इनके पास दायर होते हैं। अगर हम बात करें कि नेशनल कमीशन से अब कहां पे अपील जाएगी, तो विद इन 45 days आप सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के अंदर भी जो है अपील दायर कर सकते हो। सो ये जो आपका डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन है, ये काफी पिछले से मिलता जुलता है। अपील टू सुप्रीम कोर्ट रहेगी 45 days, ठीक है। फाइनल इनके पास ही रहेगा। फॉल्स मिसलीडिंग जो आपकी एडवर्टीजमेंट थी, कुछ स्टूडेंट्स ने पिछले सेक्शन में मुझसे पूछा था, फॉल्स मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट, उसका सेक्शन नंबर है 89। इसकी पनिशमेंट मैंने बता दी है। अगर आप अडल्ट्रेंट्स प्रोडक्ट सेल करते हैं, ठीक है, तो ये सेक्शन नंबर 90 में आप लोगों के पास आता है। इसकी भी पेनल्टी दी गई है। ये डिपेंड करता है इंजरी हुई है कि नहीं हुई है। अगर आप स्पिरिशियस जो आपके गुड्स हैं वो सेल करते हो, तो सेक्शन नंबर 91 में पेनल्टी दी गई है। इस चीज का आपको खासा ध्यान रखना है। पेनल्टी इम्प्रिजनमेंट होती है फ्रॉम 1 year टू मैक्स जितनी एसोसिएशन दे सके वो डिपेंड करती है। सो स्टूडेंट्स, दिस इज ऑल अबाउट द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, काउंसिल्स, अथॉरिटीज, कमीशंस। पार्ट 1 में ऑलरेडी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन और कुछ अदर पार्ट्स हमने डिस्कस किया है। सो दिस इज ऑल अबाउट योर कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। आई होप आपके एग्जाम जो एग्जाम बैंक और यूजीसी नेट थे, दोनों में ये एक्ट के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको काम में आएंगे। कोई भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिए। आज की वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर डेफिनेटली कीजिएगा। मैं आपसे जल्द ही मिलूंगी। टिल देन कीप लर्निंग।